कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज करेंगे हम अध्याय 10 जिसका शीर्षक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर। किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण के लिए फंक्शन करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू भी आपको 1 नंबर का देखने को इसमें से मिल सकता है और इससे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 1 से 2 आपको देखने को मिल सकते हैं, 1 या फिर 2 जो आपके 3 नंबर के होते हैं। तो इससे आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, बट इन जनरल ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी। इसमें हम पढ़ेंगे घरेलू उत्पादनों में सूक्ष्म जीवी, औद्योगिक उत्पादनों में सूक्ष्म जीवी, वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। आइए शुरू करते हैं। असूक्ष्म पादपी तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र में प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव है। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। तो यहाँ पर आप पहले भी 11th क्लास में अलग अलग जो आपके प्लांट्स होते हैं या नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जितने भी अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फंक्शन किस तरीके से होता है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। किस तरीके से वो जीवित रहते हैं, कैसे कैसी चीज़ें उनमें होती हैं। जो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में भी आप अलग अलग लेवल पे पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही पार्ट होते हैं जो इन टोटल आपको पॉजिटिव्स के साथ साथ नेगेटिव्स दोनों ही चीजें आपको देते हैं। सूक्ष्म जीव विविध रूपियत प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्म शौर्य पादपों से होते हैं। तो आपके जितने भी सूक्ष्म जीवी होते हैं ये आपको अलग अलग रूप में देखने को मिल सकते हैं। प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, जो वायरसेस होते हैं, आपके बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सारे के सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्ट हैं जिसके बारे में आप इस चैप्टर में जानने वाले हैं। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवियों को पोषक मीडिया माध्यमों पर उगाया जा सकता है ताकि वृद्धि कर यह कॉलोनी का रूप ले लें और इन्हें नग्न नेत्र से देखा जा सके। तो जितने भी आपके जीवाणु यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जितने भी छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लैबोरेटरीज में उगाया भी जा सकता है, उनको ग्रो भी करवाया जा सकता है, ताकि क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे छोटे से होते हैं वो आपको नेकेड आई से, जो आपके नग्न नेत्र होते हैं उनसे आप उनको नहीं देख सकते हो। तो लैबोरेटरीज में जो आर्टिफिशियली उगाए जाते हैं उनको आप देख सकते हो। ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। बहुत इनका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है ये आपको वो दिखाया गया है। ये आपके बैक्टीरियाज हैं सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर आपके ये अलग अलग आकार के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं जो आप माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो और कुछ आपके ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मल आई से भी देख सकते हो। ये आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं और ये कवक कॉलोनी है जो पूरी की पूरी कॉलोनी होती है। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्मजीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी सूक्ष्मजीवी हानिप्रद हैं। अधिकांशतः सूक्ष्मजीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद भी होते हैं। तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत अलग अलग टाइप की डिजीजेज प्लांट्स में भी होती हैं और ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं। लेकिन अभी आपको बताया गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। तो सिर्फ हानिकारक ही नहीं होते हैं, कुछ कुछ आपके ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं। अधिकांशतः यानी कि मैक्सिमम आपके ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके लिए लाभप्रद यानी कि बेनिफिशियल होते हैं। अब देखते हैं घरेलू उत्पादकों में जो आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आप यह जानकर आश्चर्य होंगे कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादकों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। सूक्ष्म जीवी जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिया गया है। डेली बेसिस पे अनजाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये बैक्टीरियाज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दही, ऑलमोस्ट हर घर में दही को जमाया जाता है, दही को बनाया जाता है। दूध में जो खट्टा डाला जाता है उसमें आपका लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। इसी बैक्टीरिया से जो दूध होता है वो सुबह तक आपका या कुछ टाइम के बाद जब आप उसको जमाने के लिए रखते हैं तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दूध प्रोटीन का संकदित तथा आंशिक रूप में पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। तो क्या होता है, जो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, अम्ल को यानी कि एसिड को उत्पन्न कर देता है और उसी से आपका जो जब गर्म दूध में, गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही का हल्का सा पोषण डाला जाता है तो वो सुबह तक या कुछ टाइम के बाद आपका दही में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार आ जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो आपके ये एक पॉजिटिव तो आपने देख लिया, दूसरा ये भी पॉजिटिव है कि हमारे पेट में भी जब ये बैक्टीरिया जाता है, क्योंकि दही जो होता है, दही में जितने ही बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए, जो बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, पेट होता है, पाचन तंत्र होता है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए बोला भी जाता है कि दही में कभी भी नमक नहीं डालते हैं। नमक डालने से जो उसका बैक्टीरिया का जो काम होता है वो दही का पूरा खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स उसके खत्म हो जाते हैं। डालना है काला नमक डाल सकते हैं, सफ़ेद नमक दही में नहीं डाली जाती है। तो बैक्टीरियाज के बहुत सारे यानी कि सूक्ष्म जीवियों के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा कण्वित होता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उप अपचायी पथ CO2 के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि किण्वन की क्रिया के लिए यह बैक्टीरिया कहाँ से आ रहा है? ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर यीस्ट का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर आपका जो डोसा बनता है, इडली बनता है, कभी ध्यान देंगे तो वो भी आपके जो दाल या चावल का आटा होता है, ये दोनों का मिश्रण जो होता है, जो ढीला ढाला सा होता है, उसी से बनता है। वो थोड़े टाइम में फूल जाता है। वो फूलन जो आपको देखने को मिलती है इस आटे की, इडली या डोसे के बैटर की, वो भी बैक्टीरिया की वजह से ही होती है, यीस्ट की वजह से होती है, नॉट बैक्टीरिया, यीस्ट की वजह से होती है। और इस यीस्ट से क्या होता है, आपका जो आटा होता है या बैटर होता है उसका वो थोड़ा थोड़ा फूलने लग जाता है। इवन जो बेकरी होती है जहाँ पे ब्रेड्स बनती हैं, उस ब्रेड को बनाने के लिए भी जो बेकर्स होते हैं वो यीस्ट का ही यूज करते हैं। पारंपरिक पेय तथा आहारी के एक बड़ी संख्या सूक्ष्मजीवियों द्वारा कण्वित काराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी है। इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव की कण्वित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग कण्वित मत्स्य, मछली, सोयाबीन तथा बॉसप्रोह आदि के भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों की पहचान से पहचाने जाते हैं। विशेष सूक्ष्मजीवियों के प्रयोग से आते हैं, उदाहरण के लिए स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपिओनोबैक्टीरियम शारमेनाइन नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। तो यहाँ पे आपको दक्षिण भारत के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे एक परंपरा देखी जाती है जिसका यहाँ पे नाम लिया गया है टोडी। ताड़ वृक्ष के तने के स्राव से इसको बनाया जाता है। इसके अलावा आपका चीज हो गया, पनीर हो गया, जो आपका बहुत पुराना भोज्य पदार्थ है जो भारत में कंज्यूम करा जाता है, अलग अलग सूक्ष्मजीवियों से मिलाकर उसको बनाया जाता है। अपनी सुगंध, किस तरीके के वो दिखते हैं, कैसा उनका स्वाद होता है, इन्हीं अभिलक्षणों से उन्हें पहचाना जाता है। इवन जो आपके अलग अलग, जैसे यहाँ पे स्विस चीज़ का एग्जांपल लिया गया है, जो स्विस चीज़ है वो भी आपका प्रोपिओनिबैक्टीरियम जो आपका एक बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया से बनके तैयार होता है। अब देखते हैं औद्योगिक उत्पादों में
सूक्ष्मजीवी, यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवी का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यवसायिक पैमानों पर सूक्ष्मजीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। तो जो आपके औद्योगिक उत्पादक होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपके अलग अलग टाइप के काम होते हैं, वहां पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिया गया है अलग अलग प्रकार के आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में ये काम किया जाता है, इसीलिए वहां पर जो आपकी बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको इस फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा, जो आपको घरों पे नहीं देखने को मिलते हैं, इनको या तो फर्मेंटर कहते हैं या फिर हिंदी में ही इसको किण्वक कहा जाता है। अब देखते हैं किण्वत पेय। सूक्ष्मजीवी विशेषकर यीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, ये सारी चीजों के लिए कर रहे हैं। जो आपके सूक्ष्मजीवी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो ज्यादातर ये बहुत पहले के टाइम से ही जो आपकी वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, इन सभी को बनाने के लिए करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही यीस्ट सैक्रोमाइसिस सैरीबिसी जी सामान्यतः ब्रिसेस यीस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ब्रेड बनाने तथा मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशलिस्ट होते हैं वो बियर, विस्की वगैरह तो बनाते ही हैं इससे। इसके अलावा जो ब्रेड बनाने के लिए या फिर आपके जो मल्टीकृत धान्य होते हैं, जो आपके मल्टीग्रेन अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन जो होता है, इथेनॉल उत्पन्न करना होता है, उसके लिए भी यीस्ट का यूज करा जाता है। इसके अलावा आपके जो अलग अलग कच्चे पदार्थ होते हैं वो भी यीस्ट पर निर्भर करते हैं अलग अलग तरीकों से। वाइन तथा बियर का उत्पन्न बिना आसवन के, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो वाइन वगैरह हैं, वाइन और जो बियर होते हैं वो आपके आसवन के बिना इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, जबकि जो आपके विस्की, ब्रांडी वगैरह होते हैं वो आपके अलग अलग चीजों के रस, जैसे किण्वित रस होता है, उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। अब देखते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। सूक्ष्मजीवी द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खिलाफ तथा बायो का अर्थ जीवन है। दोनों को मिला देने के बाद इसका अर्थ बन जाता है जीवन के खिलाफ हुआ। रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्यों के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ न होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिनको हिंदी में प्रतिजैविक कहा जाता है, 20th सेंचुरी में ही इसकी खोज हो चुकी थी मानव के कल्याण के लिए। एंटीबायोटिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एंटी का मतलब होता है खिलाफ और बायोटिक का मतलब होता है जीवन। दोनों को मिला देंगे। इन टोटल इसका मतलब क्या है इस पैराग्राफ में? एंटीबायोटिक ऐसी चीजें होती हैं जो आपके बॉडी में जब जाती हैं तो आपके लिए काम करती हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए सही नहीं होते हैं, जिनसे आपको डिजीज या बीमारी हो सकती है, उनके खिलाफ काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ह्यूमंस के फेवर में काम करते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट में काम करते हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित हैं ही। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था? तो पेनिसिलिन बहुत ही एक बेसिक एंटीबायोटिक दवाई है जो बहुत टाइम से हर कोई ऑलमोस्ट यूज करता है। छोटा मोटा खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है। प्लस यहाँ पे एक नई चीज है कि ये जो पेनिसिलिन है ये पहला एंटीबायोटिक था। ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या है, जिसकी खोज एक प्रकार का हादसा या घटना थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे तब इन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिस कारण से स्टैफिलोकोकस वृद्धि न कर सका।
उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटिम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड प्लारे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लैरे ने को इस खोज के लिए 1945 यानी कि 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से पेनिसिलिन का जो निर्माण हुआ, खोज हुई, किस तरीके से हुई। जो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, एक दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक प्लेट पे मोल्ड देखा। वो मोल्ड जो था वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक रहा था, और ये मोल्ड की जो उत्पत्ति थी ये किस तरीके से हो रही थी, ये हो रही थी स्टैफिलोकोकस की वजह से। जो ये बैक्टीरिया है वो वृद्धि नहीं कर पा रहा था, और वो हो रहा था पेनिसिलिन के द्वारा। तो ये पेनिसिलिन का नाम इस तरीके से पड़ा। उसके बाद आपके दो और आए, दो और के नाम थे। उसके बाद अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड आए, उन्होंने भी शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में इसकी पुष्टि करी। तीनों को इसी चीज के लिए, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स को बचाने के लिए एक पॉइंट पे वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव फायदेमंद साबित हुई थी, इसीलिए 1945 में इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवियों से अन्य एंटीबैक्टीरियों को भी परिशुद्ध किया गया। क्या आप कुछ अन्य प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के नाम तथा उनके स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? प्लेग, काली खांसी, डिप्थेरिया, लेप्रोसी जैसे भयानक रोग जिससे संसार में लाखों लोग मरे हैं, कि उपचार के लिए एंटीबायोटिकों को हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हम एंटीबैक्टीरियों को के रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो पेनिसिलिन के अलावा भी अब आज की डेट में देखेंगे तो बहुत सारे आपके अलग अलग एंटीबायोटिक्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आपकी भारी भारी बीमारियां होती हैं। प्लेग हो गया, काली खांसी, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, ये सारी बीमारियों से एक टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लाखों करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन प्रेजेंट डे में क्योंकि अलग अलग आपके एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, और एंटीबायोटिक्स के बिना अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकता है। अब देखते हैं रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैविक क्रिया अणु। कुछ विशेष प्रकार के रसायनी जैसे कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवी का बड़ा पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल का एस्परजिलस नाइगर एक कवक, एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु, ब्यूट्रिक अम्ल का क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटासिलिकम एक जीवाणु तथा लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस आदि है। तो अलग अलग जो आपके यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके जो जितने भी आपके एसिडिक उत्पादक होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल हो गया, वो आपका एस्परजिलस नाइगर जो एक कवक होता है, वायरस होता है, उससे बना होता है। फिर आपका एसिटिक अम्ल आता है, वो एसिडोबैक्टर एसिटाई से बना होता है, जो आपका एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है। फिर आपका ब्यूट्रिक अम्ल आता है, जो आपका क्लोस्ट्रोडियम से बनता है, जो भी एक जीवाणु होता है। तो आपके हर एक एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक, सरूपण तथा धुलाई में कपड़ों के तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार में खरीदे जाने वाले जो अलग अलग फल रस की जो बोतल लाते हैं, उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। पैकेजिंग तथा प्रोटोइज का प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। तो आप घर पे किसी तेल का या किसी भी का रस निकालेंगे वो इतना साफ दिखाई नहीं देता, जितना मार्केट से लेकर आते हैं वो ज़्यादा साफ आपको दिखाई देता है। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन जो होता है जब बड़े पैमाने पे किया जाता है, उसमें भी आपका यीस्ट यूज़ करा जाता है। और जो आपके बाहर से आप जितने भी रस की बोतल लेकर आते हैं जो आपको स्वच्छ दिखाई देता है, उसका रीज़न होता है पैक्टिनेज और प्रोटेज, इन दोनों का यूज़ किया जाता है और इसी की वजह से वो आपको साफ दिखाई देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग उन रोगों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में, यानी थक्का
स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदयघात के अग्रग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं। तो यहाँ पर आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जीवाणु से बनता है, जो आपके आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा आपका रूपांतरित किया जाता है, और उसके अलावा आपके अलग अलग रोगों में यूज होता है। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या लिया गया है, हृदय घातक, जो आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है और आपकी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें भी थक्का, जो आपके थक्का विस्फोट होते हैं, उन सबको रोकने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करा जाता है। अन्य जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए है, जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलोस्पोरिन नामक कवक से किया जाता है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। जो साइक्लोपोरिन ए होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है, निरोधक, जो आपके इम्यूनोस्प्रेसिव होता है, उसमें आपका जो रोगी होते हैं जिनको भी ये बीमारी हो जाती है, उनमें ये बैक्टीरिया को इंसर्ट करा जाता है और इससे इनका इन्फेक्शन चला जाता है। मोनोस्कस प्योरीपोरिस यीस्ट से उत्पन्न इस स्टैटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपका ये जो मोनोस्कस प्योरीपोरिस है, ये भी आपका जो यूज होता है ये व्यापारिक बिजनेस पर्पसेस के लिए बहुत हाई लेवल पे यूज करा जाता है। जो रक्त कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने के लिए यूज करा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन की तरह क्रिया करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जिस वजह से होता है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली जो प्रोसेस होता है उस तरीके से फंक्शन करता है। अब देखते हैं वाहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। तो ये जितना भी आपका गांव वाले एरिया में भी और इसके अलावा जो आपके शहर वाले एरिया होते हैं, हर जगह पर आपका क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा होती है पानी की, जो देखी जाती है यूज में नहीं आती है, वेस्ट हो जाती है। जिसमें मेजर पोर्शन जो होता है वो मल मूत्र का होता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, उसका होता है। इसमें आप क्या कार्बनिक पदार्थ भी देखे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो भी देखे जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वाहितमल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होता होगा। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, झरने में सीधी विसर्जित नहीं किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं क्यों। अतः विसर्जन से पूर्व वाहितमल का उपचार वाहितमल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परिपोषित सूक्ष्मजीव से किया जाता है जो वाहितमल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न होता है। तो ये जो आपका सारा का सारा व्यर्थ जल होता है जो काम का नहीं होता है, इसे सीधे ही कहीं पे भी या फिर नदियों में या पानी में ड्रेन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, उस पानी को भी ये प्रदूषित कर देगा। तो वो किस तरीके से करते हैं, इसको प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से पहले तो पोल्यूशन फ्री करा जाता है, साफ किया जाता है, उसके बाद इसे प्रवाहित किया जाता है। 2 तरीकों से करा जाता है। पहला है प्राथमिक उपचार, जो पहला चरण होता है। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहितमल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद शीत बालुक्षम को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक अपविक स्लज के नीचे बैठे कण हैं वह और प्लावी
प्लाही बाही स्राव का निर्माण करता है। तो यहाँ पर पहले वाले प्राथमिक उपचार में क्या होता है, जो आपके मोटे मोटे कण जो विजिबल होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपका स्लज बनता है। पहले वाले उपचार में आपको यहाँ पर स्लज भी बनता हुआ दिखाई देगा। स्लज आपकी जो गीली मिट्टी होती है, बहुत मोटी मिट्टी जिसमें कंकड़ वगैरह मिले होते हैं, वो होता है। उसके नीचे भी जो आपके कंकड़ होते हैं उनको भी हटाकर उनको निष्कासित यानी कि बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। फिर आपका दूसरा तरीका आता है, वह है द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानीय उपचार। इसमें क्या होता है, प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायुवीय टैंकों में से गुजारा जाता है, जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायुवीय सूक्ष्मजीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि उड़कण के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बाह्य स्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों को खपत करता है। यह बाह्य स्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन का उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। दूसरे वाले पार्ट में क्या होता है, जो पहले वाला पार्ट का पानी आपका मिल जाता है वो आपका क्या होता है, वायुवीय टैंकों में, जो बहुत हाई प्रेशर वाले आपके टैंक्स होते हैं, बहुत तेजी से हवा उसमें पंप करी जाती है, उससे गुजारे जाते हैं। उसके बाद उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीकृत होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। वो पानी कार्बनिक पदार्थ की खपत वो करने लगता है, कार्बनिक पदार्थ अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका जो मापन किया जाता है या फिर उसको खत्म करने की जो भी प्रोसीजर होती है वो ही आपका बीओडी में आता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज्यादा जब आपका जो व्यर्थ जल है जितना ज्यादा उसमें बीओडी होगा उतना ही उसमें प्रदूषण क्षमता उसकी अधिक होगी। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बही स्राव को निसादन टैंक में भेज देते हैं, जहां जीवाणु झुंड उसे अवसाद में परिवर्तन कर देते हैं। यह अवसाद सक्रियत आपंक कहलाता है। सक्रियंत आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायुवीय टैंक में पंप करते हैं। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। आपका आपंक का बचा खुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे अवायवीय आपंक समचित्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो द्वितीय जो सेकंड पैरामीटर है वो भी जब क्रॉस हो जाता है, उसके बाद वापस से उस जल को वापस से वायुवीय टैंक में पंप कर दिया जाता है। उसके बाद आपका जो फाइनल अवसाद जो आपका बचता है उसको बोला जाता है सिक्रियती आपंक। उसके बाद इसी सिक्रियत आपंक को वापस से उस टैंक में जब भेज देते हैं, पंप कर देते हैं, उसी में से फिर आपका जो नॉर्मल आपका जो पानी होता है वो साफ हो जाता है और जो बचा कुचा जो आपका मुख्य भाग जो बड़े टैंक में होता है वो उसमें पंप कर दिया जाता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।